वेलकम बैक। ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक का, तो अभी यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक मतलब होता है, सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना चाहिए कि गति और विराम दोनों आपेक्षिक होते हैं। विश्व न तो कोई निरपेक्ष है और न ही विराम है। मतलब देखो, हम घूम रहे हैं कि स्थिर हैं, हम बैठे भी रहेंगे तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो कोई भी निरपेक्ष गति नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष हम गति कर रहे हैं। एक ट्रेन जा रही है, हम लोग खड़े हैं, तो ट्रेन हमारे साथ साथ क्या कर रही है, भाग रहा है, तो हम अपने जगह पर हैं। तो ये एक प्रकार का आपेक्षिक गति है। ठीक है, या ट्रेन में कोई देखता है और बाहर में ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे भागते हुए नजर आते हैं। तो एक दूसरे से ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर इस चीज़ को आपका आपेक्षिक गति कहा जाता है। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्पष्ट है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गत्यावस्था में, इसका अध्ययन आसपास की वस्तुओं से किया जाता है। वही है, मैं अगर चुपचाप हूँ मैं तो किसी से कंपेयर करूंगा, है ना। हालांकि मैं भी घूम रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे स्थिर हूँ जैसे लग रहा है, तो एक गाड़ी जा रहा है तो इससे कंपेयर करूंगा, तो वहाँ से एक दूसरे से क्या होता है, चलता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का आपेक्षिक वेग, या फिर ए के सापेक्ष समय के साथ वस्तु बी की स्थिति में परिवर्तन के दर से होता है, इसे वी ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी बी ए करें या वी ए बी करें तो ए के सापेक्ष बी की गति, तो कौन पहले है, मान लेते हैं ए पहले है तो वी ए माइनस कितना होगा, वी बी। बी पहले है तो बी आपका बी माइनस कितना, वी ए। तो ये अलग अलग आपका अपेक्षिक यहाँ पे गति होता है। तो तीन कंडीशन यहाँ पे होगा। पहला कंडीशन बोलता है कि दोनों वेग समान है। इस ग्राफ को देखो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों आपका समान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बोलता है कि अगर वी बी ग्रेटर देन, अब देखो बी जो है पहले जा रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है, एक दिशा में जा रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन है। इस स्थिति में धनात्मक हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि बी धीरे धीरे जा रहा है और ए भाग गया, तब यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और आपका इक्वल आपका क्या होगा, वी ए बराबर आपका वी बी। ये तीन अलग अलग प्रकार के आपेक्षिक रिलेटिव वेलोसिटी होते हैं। अब यहाँ से इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिएगा इन कंडीशन के आधार पर आपेक्षिक वेग को। अब मैं आपको आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब है आपका परिवर्ती या ऋजुरेखी या फिर त्वरित गति। जब कोई सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है तो इसकी वेग को परिवर्ती या ऋजुरेखीय गति कहा जाता है। परिवर्ती वेग, उसका वेग बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो बार बार उसका वेग बदल रहा है तो वो आपका क्या होगा, परिवर्ती वेग कहते हैं, है ना। और जब देखिए वेग में परिवर्तन होता है तब यहीं से त्वरण आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो देखो, त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है आपका, जैसे एक्सीलेटर बोलते हैं, तो एक्सीलेटर किसका होता है, आपका गाड़ी का होता है। ठीक है, तो जब आप गाड़ी को चलाते हैं तब यहाँ पे एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेशन आपका बढ़ाते हैं। तो जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वेग में आप कम भी कर सकते हो एक्सीलरेटर को, एक्सीलरेटर को आप लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे होगा कि प्रति एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या फिर यहाँ पे होगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर वेग आपका लगातार बढ़ रहा है तब वहां से हम लोग के पास क्या आता है, त्वरण आता है। तो त्वरण यानी वेग में परिवर्तन। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, अदिश होगा कि सदिश होगा। विमीय सूत्र वेग में परिवर्तन बटे समय LT-1 हुआ था। LT माइनस ऊपर जाएगा तो 2, m0 LT-2 ये होगा, ये त्वरण एक सदिश राशि है। अब यहाँ भी ये दो प्रकार का होता है, आपका धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक क्या होगा, जब वेग बढ़ाते हैं तो धनात्मक, और ऋणात्मक क्या होता है, जब वस्तु के साथ आपका क्या हो जाएगा, वेग क्या होता है, घटता है। मतलब आप जब ब्रेक लगाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, घटेगा। और जब वेग आपका घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे मंदन होगा। तो दो प्रकार मंदन यहाँ पे होगा। तो मंदन आपका, या फिर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को
मंदन हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा नंबर इसको ऋणात्मक त्वरण भी आपका क्या कहते हैं, कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपका स्थिति यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ से त्वरण का जो मान होता है, यदि ध्यान दीजिएगा किसी वस्तु को ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो इस जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। वह 9 कितना होता है, 8 होता है और मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 9.8 जो होता है वह तभी होता है जब किसी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तभी होता है जब किसी वस्तु को या तो ऊपर से नीचे की ओर फेंको या फिर नीचे से क्या करो, ऊपर की ओर फेंको। तब अगर आप ऐसे साइड में फेंकोगे तो 9.8 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये केवल ऊर्ध्वाधर गति के लिए 9.8 होती है, आपका क्षैतिज के लिए नहीं। त्वरण भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। एक समान त्वरण, है ना, जब वस्तु के त्वरण आपका बोलता है कि किसी वस्तु के त्वरण में एक समान त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो। 1 सेकंड में आपका 2 मीटर प्रति सेकंड कम होता है, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड कम होता है या बढ़ता है, कम होता है या बढ़ता है, तो ये एक समान आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है औसत त्वरण। औसत त्वरण मतलब आपका क्या हो जाएगा, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और समय अंतराल। तो कुल वेग में परिवर्तन कितना है, v2 - v1, और समय आपका t2 - t1 को आपका अब क्या कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक तो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि ताक्षणिक त्वरण क्या होता है। मैंने इससे पहले भी आपको बोल चुका है कि ताक्षणिक मतलब किसी समय विशेष पर, तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के आपका ताक्षणिक त्वरण को उसी समय उसका त्वरण का मान कितना है तो उस ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। तो इसको हम लोग a = dv/dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यहाँ एक लिमिट बोलते हैं। तो जैसे जितना छोटा से छोटा समय अंतराल होगा वेग उतना कम ज़्यादा होगा, तो उन दोनों का जो भी दर होगा उस दर को हम ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। आगे की ओर यहाँ पे होगा ताक्षणिक त्वरण के बाद। अब ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है वेग का, त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो v/, आपका कितना होगा t, या इसको ऐसा भी बोलते हैं del v/del कितना t, या इसको ऐसा भी बोलते हैं अवकलन करोगे तो v का अवकलन करोगे तो t के सापेक्ष, तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपका त्वरण कहा जाता है। अब है एक समान त्वरित गति। जब कोई इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो तो इसकी इस गति को एक समान त्वरित गति कहा जाता है। तो एक समान गति त्वरित गति मतलब समान समय अंतराल में समान आपका क्या होगा, दूरी तय करेगा या फिर वेग में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं कि गति का समीकरण। जैसे कि आप सभी को पता है गति का समीकरण 3 प्रकार का 9वीं में भी आपने पढ़ा था, और यहाँ पे मैं सरसरी तौर से ये नोट्स आपका पूछा भी जाता है 3 मार्क्स का, है ना। तो पहला समीकरण v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at² v² u² + 2as। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसके लिए हम तीनों समीकरण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो एक काम कर सकते हो कि माना एक वस्तु है ना, और इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, u वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाता है तो t समय पश्चात उसका वेग कितना होगा, v, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ तब यहाँ पे एक चीज़ क्या आएगा, त्वरण आएगा। और मान लेते हैं कि अगर ये a से लेकर अगर b तक जाती है तब a से लेकर b तक की स्थिति में उसकी जो विस्थापन है वो कितना है, s है। फिर से मान लेते हैं एक बिंदु O है जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, t समय पश्चात उसका जो विस्थापन है s हो जाता है, फलस्वरूप त्वरण कितना हो जाता है, a। तो आपको 4 चीज़ों में संबंध v, u, a, s और कितना t, इतने में आपको रिलेशन को क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण यहाँ पे है ना कि माना कोई एक समान त्वरण से समय t = 0, जब t = 0 था तो उसका वेग u था, और समय t = जब t था तो उसका जो वेग था वह कितना था, v था, और फलस्वरूप इसमें त्वरण कितना आएगा, a आएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि माना कोई एक समान त्वरण a गतिमान t = 0 पर वेग आपका u, t समय पश्चात उसका वेग v है, तब यहाँ पे औसत वेग आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि औसत वेग यहाँ पे आएगा, है ना। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन को पहले करूँ, सेकंड पर आ गया था मैं। त्वरण बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा आपका, a = v - कितना हो जाएगा, u
बटे कितना टी, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, टी इधर गुणा होगा तो ए टी वी माइनस यू, तो पहला इक्वेशन भी बराबर कितना हो जाएगा यू प्लस कितना होगा ए टी, आसानी से ये आ जाता है। दूसरा यहाँ पे मैं आपका बढ़ाऊंगा कि मान लेते हैं कि कोई एक समान त्वरण ए से गतिमान टी बराबर 0 पर उसका वेग आपका कितना है u, मैंने कहा आपका टी बराबर 0 जब था वेग u है, टी बराबर जब एस है v है तब आपका वेग v हो जाएगा, जब टाइम t बराबर t हो तो उसको v बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तब यहाँ से अगर वहाँ विस्थापन s है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं औसत क्या होगा वेग से, वो औसत वेग मतलब यही हो जाएगा प्रथम धन अंतिम बटे 2। अब यहाँ पे विस्थापन जैसे कि आप लोग ये जानते हो वेग बराबर क्या हो जाता है, जो भी है दूरी बटे क्या हो जाएगा या फिर विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपका समय होगा। तो यहाँ से आपका विस्थापन या फिर आपका दूरी बराबर क्या होगा वेग गुणा समय। तो इसी प्रकार से आपका औसत विस्थापन आपका कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। औसत वेग को हम लोग क्या कर सकते हैं v माइनस वी प्लस आपका क्या हो जाएगा u/2 इंटू टी। अब यहाँ से हम लोग एक काम कर देते हैं, मैंने इस टी का वैल्यू यहाँ पे रखा है ना, तो टी का समीकरण एक बराबर होता है b बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ v का मान रखता हूँ, तो u प्लस ए टी यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा रख दूंगा, u क्या होगा 2u है ना। तो यहाँ से एक चीज़ छूट गया है 2u प्लस कितना होगा ए टी और बाहर का कितना t। अब दो यहाँ पे है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ये दो दो कटेगा u और ये t से गुणा होगा ut प्लस कितना होगा हाफ a और देखो वो t भी फिर से गुणा होगा हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस कितना हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग यहाँ इसका नोट्स बनाएंगे। ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीय समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखो गति का प्रथम समीकरण से हम लोग स्टार्ट करते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे t का वैल्यू निकाल देते हैं। फिर वही विस्थापन से स्टार्ट करते हैं औसत वेग गुणा समय अंतराल। औसत वेग कितना v प्लस यू बटे 2 इंटू कितना होगा t। वहाँ पे देखिए इसे द्वितीय समीकरण में हम लोग v का वैल्यू रखते थे, अब यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे है ना। तो t का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा आप t का वैल्यू रख दीजिए v प्लस यू बटे 2 और v प्लस ये होगा, तो ये ऐसा हो गया a प्लस b और a माइनस कितना b, a स्क्वायर माइनस कितना होगा b स्क्वायर। तो ये होगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे कितना होगा 2। अब इसको गुणा कर दो, इधर उधर गुणा करेंगे, ये इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का थर्ड इक्वेशन यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार तीनों इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके माध्यम से बनाया जाता है, तो ये समीकरण का व्युत्पत्ति भी पूछा जाता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे ये बोला गया कि आप 2 3 10 सेकंड में वहाँ पे क्या होते हैं पहुँच जाते हैं। तो 10 सेकंड में पहुँच जाते हैं, तो जब आप 7 से 8 की ओर गए, मतलब 7 से जब वो 8 गए तो 8वें सेकंड में कितना दूर चला आपने वो हमको निकालना है। तो 8वें सेकंड में कितना दूर चला है, कैसे 0 से लेकर 8 तक कितना दूरी था और 0 से लेकर 7 तक कितना दूरी था, इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो मैं 7 से 8 की दिशा को निकाल लूँगा। जैसे अभी ये कौन सा सदी चल रहा है ना, जैसे 21वीं सदी चल रहा है, मतलब 22वां होना चाहिए, 21वीं सदी चल रहा है। तो 21वीं सदी चल रहा है मतलब यहाँ क्या होगा 2020 है, देखिए 20 है, तो 20 से जब अधिक हो जाता है तो वो 21 हो जाता है ना। और ये 20 और जब ये 21 हो जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका सदी या फिर जो टाइम होता है, जैसे 8वें सेकंड बोलेंगे तो वो 8वां सेकंड वाला जब भी हम लोग बोलेंगे वह 7 से जब स्टार्ट होगा 8 तक पहुँचेगा, 8वां सेकंड इसको बोला जाता है। उम्र भी ऐसा होता है। तो खैर यहाँ से ये होगा कि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u त्वरण a है। अब यहाँ n सेकेंड में चली गई देरी। देखिए पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं कि अगर मेरे को 8वें निकालना है तो मैं पहले काम करता हूँ 8 सेकेंड में चली गई दूरी और एक बार 7 सेकेंड में। तो 8वें में क्या हो गया, 7 और 8 के बीच का जो भी होगा वो 8वें सेकेंड वाला होगा। तो यहाँ से nवें सेकेंड में s बराबर क्या हो जाता है, दूरी का सूत्र आपका ut प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, t के जगह में क्या किया हूँ, यहाँ पे n रखा हुआ हूँ है ना। तो एस एन बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा
सातवें मतलब 8 ऋण 1 का मतलब 7 होता है ना, उससे 1 कम कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n ऋण 1वें सेकंड में चली गई दूरी, तो जहाँ जहाँ n है n ऋण 1, तो s के जगह s-1। अब u t के जगह t-1 या n-1, a यहाँ पे इसके जगह विस्तार कर देते हैं। तो nवें सेकंड में चली गई कुछ दूरी बराबर n सेकंड में चली गई दूरी ऋण nवें आपका ऋण 1वें सेकंड में। अब इसका वैल्यू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे un माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो इतना ही है माइनस, इन दोनों में हम लोग एक काम कर लेते हैं, ऋण का गुणा करें, ऋण un माइनस 1। अब यहाँ ऋण का गुणा करूँ, यहाँ ऋण होगा हाफ ए, अब ए धन बी होल स्क्वायर का विस्तार करो, n धन 1 होल स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस 2an प्लस कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ऋण un ऋण धन u और ऋण कितना हाफ ए एन स्क्वायर और ऋण यहाँ पे जब धन करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या होगा, कटेगा, तो n होगा, फिर 1/2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो कटता है काटते हैं, जैसे un कटा, ठीक है, हाफ ए एन कटेगा, हाफ ए एन स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा u और प्लस कितना ए एन माइनस हाफ ऑफ ए, या फिर इन दोनों में से ए को कॉमन करो तो nवें सेकंड में चली गई दूरी u प्लस हाफ ए। अब देखिए हाफ ए है, यहाँ पे ए एन था, तो ए एन को आप क्या कर सकते हैं, ए एन 2/2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे हाफ ए है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 2 निकला, यहाँ भी 2 निकला, हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a निकला, तो यहाँ पे 2n। देखिए यहाँ पे 2 नहीं था, मैंने 2 ऊपर नीचे गुणा किया है, तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा 2n माइनस 1। तो इस प्रकार से ये होगा tवें सेकंड में चली गई दूरी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे बनता है, पूछा भी जाता है। आगे आपका गुरुत्व के अधीन गति, मैंने आपको कहा भी है कि जब भी हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g का वैल्यू 9 कितना होता है 8, तो गुरुत्व के अधीन गति होगा। और एक खास चीज़, जब हम लोग किसी चीज़ को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराते हैं तो उसका आपका प्रारंभिक वेग आपका क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, और a के जगह आप g रखोगे और g का वैल्यू 9 कितना हो जाएगा 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या किया है, देखिए थोड़ा सा यहाँ a बराबर कितना, a बराबर g, u बराबर 0, s के जगह h मार्क या h लिख के यहाँ पे अलग अलग 3 इक्वेशन बनाए हैं। पर आपको यहाँ कंडीशन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो ये उसका क्या होगा, लास्ट टॉपिक थियोरिटिकल का था। तो tवें सेकंड में चली गई दूरी, या इसको nवें सेकंड भी कहा जाता है। गति का तीनों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवर्ती गति, आपेक्षिक गति, इन चीज़ को आप लोग एक बार पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आपका नोट्स बनाना है। धन्यवाद।